बच्चों नेक्स्ट है एवरेज एक्सेलरेशन. इट इज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल. याद करो कुछ देर पहले सर ने आपको ऐसे लिख के दिखाया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी. बच्चों ये वही मतलब है, जब भी टाइम इंटरवल ज्यादा होता है तब अपन बात करते हैं एवरेज की. ये सेम टू सेम बात अपन ने वेलोसिटी के अंदर भी करी थी. तो ये डेल्टा वी क्या था, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और डेल्टा टी टाइम टेकन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी तक. अब बच्चों इन दोनों का जो रेशियो है उसमें क्या कहते हैं अपन, एवरेज एक्सेलरेशन. तो बच्चों इसी में आगे बढ़ते हुए एवरेज एक्सेलरेशन के बाद अपना नेक्स्ट टाइप है, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो बच्चों इन टर्म्स को हम लोग इतनी बार बोल चुके हैं, स्पीड में, वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, कि अब आपको सारी चीजें एकदम से याद हो गई होंगी. तो बच्चों एवरेज है, एवरेज में लिखा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, जो एक बड़े इंटरवल की स्टडी कर रहे हैं. तो बच्चों इंस्टेंटेनियस क्या होगी, एक ऐसा एक्सेलरेशन जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए पूछा गया हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो बच्चों वही चीज लिखी हुई है, इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे. तो बच्चों जैसा हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए पढ़ा था, वैसा ही इसको भी कन्वर्ट करते हैं. नोटिस कीजिए बच्चों, अभी लिखा हुआ है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसको हम लोग बोल रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन. पर साइड में मैंने लिख दिया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब जो टाइम इंटरवल है टेंड्स टू जीरो, इसको हम लोग इतना छोटा कंसीडर कर रहे हैं कि अब इसको हम लोग एक इंटरवल ना मानते हुए एक छोटे से इंस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. और इस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन डिफाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस. और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, नोटिस कीजिए, जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो डेल्टा टी को हम लोग किससे रिप्लेस कर देते हैं, dt से. और टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू भी बहुत छोटी होगी. जरा गौर कीजिएगा बच्चों, यहां पर एक टर्म आ रही है. क्या टर्म आई है, ऑब्जर्व कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर मैथमेटिकली रीड करें, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. क्या होगा बच्चों, ये यहां पर आपको कोई भी वेलोसिटी की इक्वेशन दे दी जाएगी, लाइक वेलोसिटी बराबर टी स्क्वायर, और हमें बोला गया, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और बोला गया टी इक्वल टू 2 सेकंड पर आप एक्सेलरेशन निकालिए, या वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, एक्सेलरेशन निकालिए टी इक्वल टू 3 सेकंड पे. तो हम क्या करेंगे फटाफट से कि वेलोसिटी को यहां पर रख के, आई मीन टी स्क्वायर प्लेस करके उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो कितना आएगा 2t, और t की वैल्यू व्हाटएवर जो भी हमको दी है प्लेस करके उस इंस्टेंट का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. तो ये तो हो गई एक टर्म. पर बच्चों गौर कीजिए कि यहां पर ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, हम लोगों ने निकाला dv by dt. बच्चों आप गौर कीजिए, क्या वेलोसिटी को हम लोग dx by dt लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, हमने वेलोसिटी सेक्शन में पढ़ा था. और बच्चों ऐसा लिखने के बाद अब ये टर्म जो है वो किस तरह से कन्वर्ट हो गई है, सॉरी बच्चों यहां पर थोड़ा सा d by dt हमको लिखना चाहिए, और ये हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस. बच्चों गौर कीजिए ये क्या लिखा हुआ है. सबसे पहली चीज बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस कैसे निकाला हम लोगों ने, कि वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्सेलरेशन आ जाएगा. या फिर x को टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन. तो हमने नोटिस किया, एक बार डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी का तो एक्सेलरेशन आएगा, या फिर x को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आएगा. या फिर बच्चों जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको क्या बोल सकते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ x. क्या बोल सकते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ x. इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन. और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ v, यानी कि v का एक बार डिफरेंशिएशन. तो इस तरह की जब भी टर्म्स हो बच्चों तो कंफ्यूज नहीं होना है. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन इट्स पाथ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन. जस्ट अभी अपन ने डिस्कस किया था. Second, when a particle moves with constant acceleration, then its path may be straight line or parabola. अभी जैसा सर ने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और उसके पास इनिशियल वेलोसिटी, जैसे कि सर ने बताया था, किसी एंगल पर है लाइक दिस, और एक्सेलरेशन कहां था, कांस्टेंट नीचे, तो पाथ कैसा था, पैराबोला. और जब हम बॉडी को ऐसे थ्रो करें तो वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन ग्रेविटी भी नीचे, कांस्टेंट जिसको मान रहे हैं, तो पाथ कैसा था, स्ट्रेट लाइन. तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. Next point, when a particle moves with a variable velocity, then acceleration must be present. याद करो अपन ने वेलोसिटी वाले सेक्शन में डिस्कस किया था कि अगर वेरिएबल वेलोसिटी है तो अगर वेलोसिटी का चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन. तो वही ये डेफिनेशन भी है. बिल्कुल. नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स कंटीन्यूअसली ऑन अ कर्व्ड पाथ. कर्व्ड पाथ सुनते ही बच्चों एक चीज समझ में आ जाती है, कर्व्ड पाथ पे चल रहे हैं.
मतलब हर इंस्टेंट पर उसकी Direction डायरेक्शन ऑफ मोशन change हो रही है। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी वेरी कर रही है, और वेलोसिटी वेरी कर रही है मतलब एक्सेलरेशन होना ही चाहिए। अब चाहे वेलोसिटी किसी भी एस्पेक्ट में चेंज हो, चाहे तो डायरेक्शन में या मैग्नीट्यूड में या दोनों में। तो वही चीज लिखी है कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स कंटिन्यूअसली ऑन अ कर्व्ड पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों यूनिफॉर्म स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, पर कर्व्ड पाथ है मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है। कुछ भी चेंज हो जाए वेलोसिटी तो वेरिएबल ही मानी चाहिए। देन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन जीरो। बिल्कुल एग्जांपल हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन को लगातार चेंज करता है। बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, acceleration which opposes the motion of a particle is called retardation। अब बच्चों इसका मतलब क्या है उसको अपन बहुत ढंग से समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज एक पार्टिकल यहां पर है और वो इनिशियली इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मोशन का डायरेक्शन इधर है। अब बच्चों अगर मैं इसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगा दूं जिसके कारण इसके ऊपर एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ गया। तो बताओ ये जो फोर्स है ये मोशन को सपोर्ट कर रहा है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहां पर क्या कहते हैं सर, स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानकर चलिए कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा के पार्टिकल को धक्का दे दिया गया, पुश कर दिया गया, तो उसकी स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहां पर स्पीड बढ़ेगी। अब बच्चों अगर मैं इसी का उल्टा लेता हूं, मोशन इस डायरेक्शन में है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी इधर है, क्या कहते हो कि इस बार स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? अभी भी सर वही है केस, बस अब इसका अपोजिट डायरेक्शन करके ऐसे धक्का कर दिया, तो अभी भी इसका मतलब ये है कि स्पीड बढ़ेगी। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब मान लेते हैं मोशन जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसा मोशन हो रहा है, और अब मैंने इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया जिसके कारण एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बैकवर्ड है। अब ये बताए कि इस केस के अंदर ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का क्या होगा? बिल्कुल सर, तो ये बिल्कुल ऐसा ही केस हो गया कि मानकर चलिए कि हमारे सामने कोई चलता हुआ आ रहा है किसी वेलोसिटी से और हमने उसको रोकने के लिए फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा फोर्स उसके मोशन के अगेंस्ट है, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, तो इसमें मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड कम होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर स्पीड कम हो रही है, यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है। अब बच्चों इसी का उल्टा ले लेते हैं, अब उम्मीद आपको समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड है, एक्सेलरेशन और एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उसके अपोजिट है, तो यहां पर हो गया। तो बच्चों मोशन लेफ्ट साइड था और एक्सेलरेशन उसके अपोजिट है, इसका मतलब अगेन यहां पर स्पीड कम हो रही है, तो यहां पर स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। पर अब कौन से केस को यहां पर रिटार्डेशन कहेंगे, अपन उसकी बात कर रहे हैं, तो पढ़िएगा, एक्सेलरेशन विच अपोजेस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इसका मतलब बताओ कौन सा मोशन यहां पर रिटार्डेशन वाला मोशन बता रहा है? ये दोनों मोशन, बिल्कुल, बिकॉज यहां पर स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। तो ये जो दोनों मोशन है इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। याद करो सर ने आपको कुछ वर्ड बोला था, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड, रिटार्ड, तो यहां पर क्या हो गया, ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया और ये रिटार्डेशन वाला मोशन हो गया। इसका मतलब यहां से एक और चीज निकाल सकते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा, अगर वेलोसिटी वेक्टर या मोशन के डायरेक्शन और एक्सेलरेशन के बीच में एक्यूट एंगल बन जाता है, कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल, तो बच्चों सोचो क्या ये एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी? मैं इसके दो कंपोनेंट कर सकता हूं, तो एक कंपोनेंट जो होगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग आएगा, दैट इज इक्वल्स टू a cos थीटा, और एक उसके परपेंडिकुलर आएगा, दैट इज a sin थीटा। तो बच्चों ये जो a cos थीटा है ये इसके मोशन को एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब यहां पर उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है, पर ये क्या करेगा, डायरेक्शन, बिल्कुल, क्योंकि ये इसके मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इसका क्या बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा। कुछ देर पहले सर ने आपको एक नाम दिया था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि वहां पर एक एक्सेलरेशन क्या होगा, मोशन के परपेंडिकुलर होगा। अब बच्चों क्या यहां पर मैंने क्या बोला, अगर एंगल कैसा बन रहा है, एक्यूट, अगर एक्यूट बन रहा है तो मोशन कैसा हो जाएगा, एक्सेलरेटेड, मतलब स्पीड इंक्रीज होगी। तो यहां पर अगर मैं इसका उल्टा ले लेता हूं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन
के बीच का जो एंगल है वो बन रहा है ऑब्ट्यूज। इस केस के अंदर क्या एक्सेलरेशन के वापस दो कंपोनेंट कर देते हैं, ये हो जाएगा a cos थीटा और उप वाला कंपोनेंट हो जाएगा a sin थीटा। अगर बच्चों ऐसा हुआ कि ये a cos थीटा, ये वाला क्या हो गया a sin थीटा, तो a cos थीटा तो इसके मोशन को अपोज कर रहा है, मतलब रिटार्ड कर रहा है, मतलब यहां पर स्पीड डिक्रीज होगी। और जो a sin थीटा है वो मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो यहां पर उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट या तो जो मोशन का सपोर्ट कर रहा है वो तो स्पीड को इंक्रीज करेगा, या जो मोशन का अपोज कर रहा है वो स्पीड को डिक्रीज करेगा। तो रिमेंबर वन थिंग जो सर ने आपको बात बोली थी कि एक्सेलरेशन चेंजेस द स्पीड। अब यहां से अपन उसका क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं कि वो चेंज का मतलब डिक्रीज है या इंक्रीज है। अगर वो मोशन के अपोजिट है तो डिक्रीज होगा चेंज, और अगर वो मोशन के सपोर्ट में है तो इंक्रीज होगा। इसका मतलब किसी ने लिखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक सेकंड में स्पीड का चेंज 5 मीटर पर सेकंड है, पर अगर वो सपोर्ट में हुआ तो वो स्पीड को 5 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करता जाएगा, अगर वो अपोज में हुआ तो 5 मीटर पर सेकंड डिक्रीज करता जाएगा। तो बच्चों यहां पर आपने नोटिस किया, इसको अब हम लोग समराइज कर देते हैं, और जैसा सर ने लास्ट एग्जांपल दिया उसको जल्दी से एक रैपिड फायर की फॉर्म में हम लोग आपसे पूछ रहे हैं। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, एक्सेलरेशन इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन इक्वल टू 7? यहां पर सेकंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 7 से बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कुछ नहीं कह सकते सर, अभी आपने मोशन बताया ही नहीं है। बिल्कुल। तो बच्चों जैसा सर ने आपको सिखाया कि जब तक वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें नहीं पता है तब तक हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि पर सेकंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 7 से चेंज हो रहा है। अब बढ़ रहा है कम हो रहा है, उसके लिए हमें क्वेश्चन में यहां पर वेलोसिटी बतानी पड़ेगी। मान लो ये +7 है और मैंने वेलोसिटी भी दे दी पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो क्या लग रहा है बच्चों, अब पर सेकंड वेलोसिटी 7 से बढ़ रही है, बिकॉज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की साइन सेम है। तो क्या नोटिस किया आपने कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी, या तो प्लस प्लस या फिर माइनस, तब स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी। और बच्चों अगर इसी में मैं ऐसा दे देता कि वेलोसिटी माइनस में है और एक्सेलरेशन +7 है, देन व्हाट डू यू मीन बाय +7? तो इसका स्पीड डिक्रीज, पर सेकंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 7 से डिक्रीज हो रहा है। बिल्कुल। तो बच्चों कई बार इस तरह की हम लोग एक डेफिनेशन याद रखते हैं दिमाग में कि नेगेटिव एक्सेलरेशन नोन एज रिटार्डेशन। बच्चों ये डेफिनेशन 100% सही नहीं है, क्योंकि आपने नोटिस किया कि अगर बैकवर्ड को नेगेटिव मान लें तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है पर स्पीड बढ़ रही है, और ऑब्जर्व करें ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है पर वो स्पीड को घटा रहा है। तो क्या सीखने को मिला, जब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम, स्पीड बढ़ेगी, और जब वो अपोजिट होंगे तो स्पीड कम होगी। स्पीड घट रही है तो रिटार्ड, बढ़ रही है तो एक्सेलरेट। बिल्कुल। तो वही चीज बच्चों हम लोगों ने समराइज की हुई है, आगे ऑब्जर्व कीजिए। साइन ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव हो या नेगेटिव रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मान लीजिए 10 आई कैप दिया है तो 10 मैग्नीट्यूड है और आई कैप उसके मोशन की डायरेक्शन है, बट साइन ऑफ एक्सेलरेशन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो बच्चों जब ये सेम होंगे, अपोजिट होंगे, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंग सेकंड पॉइंट सर बता रहे हैं। इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर हैविंग सेम साइन, जो भी जस्ट डिस्कस किया, या तो दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड इंक्रीजेस, इज इंक्रीजिंग, एंड इफ बोथ हैव अपोजिट साइन, या तो प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड इज डिक्रीजिंग। तो आइए बच्चों हम लोग मैथमेटिकल पार्ट पर आ जाते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन यहां पर हमको सबसे पहले प्रैक्टिस में लेने हैं। और आपको पता है कि कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इनकी प्रैक्टिस होना भी हमारे लिए जरूरी है। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसमें जो चीज लिखी हुई है, अभी हम लोगों ने बच्चों जो भी डिस्कशन किया था उसी पर बात करते हैं। मान लीजिए कि आपको एक्स कोई पोजिशन का टाइम डिपेंडेंट रिलेशन दिया है, तो अगर आप x को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो आने वाले इक्वेशन जो होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी को। वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें दैट इज dv/dt, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। x को डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन, तो ये चीज वहां पर लिखी है। और बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में कि जो डिफरेंशिएशन है उसका रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो बच्चों आंसर दीजिए, x से v जाना था तो डिफरेंशिएट किया, v से a जाना था तो डिफरेंशिएट किया, अब लौट कर वापस आना है। बच्चों सोच के बताइए कि अगर a से v की तरफ आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर। अब थोड़ा सा हमें डिस्कशन करना है, चेक कीजिए कि अगर एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया जाए तो जो आंसर मिलेगा बच्चों वो किसका होगा, चेंज इन वेलोसिटी का। किसका होगा, चेंज इन वेलोसिटी का।
चेंज इन वेलोसिटी। तो बच्चे यहाँ पे जनरली सर एक डाउट रखते हैं कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने पे वेलोसिटी आना चाहिए था, आपने चेंज इन वेलोसिटी क्यों लिखा है? तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों लिखा है, इसको ध्यान दीजिए बच्चों। ये क्या लिखा है, dv/dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। बच्चों ये v लिखा है यानी वेलोसिटी लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी dv लिखा हुआ है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन कहलाता है। तो बच्चों अगर इसको हम लोग यहां मल्टीप्लाई कर दें तो dv इज इक्वल टू क्या होगा, a dt। तो जरा गौर करके देखिए बच्चों, वही चीज लिखी है कि ये जो है वो अकेला वेलोसिटी नहीं लिखा, ये क्या लिखा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो इंटीग्रेट अगर हम लोग कर देंगे तो अब हमें इंटीग्रेशन के बाद जो आंसर मिलेगा वो चेंज इन वेलोसिटी का मिलेगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल। और इसी तरह से बच्चों अगर हम लोग आगे बात करें कि अगर हम लोग वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें, जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, चेंज इन पोजीशन, जिसको हम लोग लिख सकते हैं x फाइनल माइनस x इनिशियल। सो रिमेंबर बच्चों, जल्दी से इसको आंसर दीजिए। x को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। a को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो चेंज इन पोजीशन, और आल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल। लास्ट में बच्चों दो रिलेशंस हम लोगों ने लिखे हुए हैं, नोटिस कीजिए क्या लिखे हैं। कई बार बच्चों हमें क्वेश्चन दिया वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t क्यूब और बोला गया कि एक्सेलरेशन निकालो। क्या निकालो, एक्सेलरेशन। तो बच्चों क्या लिखा है, अगर v और t यानी वेलोसिटी टाइम रिलेशन दिया है तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका रखेंगे हम लोग dv/dt। तो हम लोग फटाफट क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, dv/dt करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर प्लेस करेंगे दैट इज 2t क्यूब, और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। और दूसरा लिखा हुआ है फॉर vx रिलेशन। मानकर चलिए बच्चों हमें कोई क्वेश्चन दिया है v बराबर x स्क्वायर, तो v बराबर x स्क्वायर जब हमको दिया है तो इसको हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन के लिए, तो बच्चों एक्सेलरेशन फिर कैसे निकाला जाएगा, v dv/dx। हालांकि इसको हम लोग अपने चेन रूल से सॉल्व कर सकते हैं, बट फिलहाल हम लोग इसको अगर जल्दी से सॉल्व करना चाहते हैं तो फॉर vx रिलेशन a इज इक्वल टू v dv/dx। इसको कैसे अप्लाई करना है और कब करना है, जब v और x का रिलेशन हो तो एक्सेलरेशन लिखने का तरीका होगा a इक्वल टू v dv/dx। मतलब एक बार तो v को बाहर रखें दैट इज x स्क्वायर, और उसके बाद उसी v का वापस से डिफरेंशिएट कर दे x के रिस्पेक्ट में, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर होगा वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू बताएगा। सो फॉर vt रिलेशन dv/dt एंड फॉर vx रिलेशन v dv/dx। अब सर यहाँ पर मेरे मन में कुछ डाउट है जो बच्चों के मन में आते हैं। अब उनमें से पहला डाउट है सर कि अगर dv/dt आप एक्सेलरेशन कहते हैं तो सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ dv/dt इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन 100% 0 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वेलोसिटी। बिल्कुल। और इसको पूरा पढ़े तो क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इक्वल टू 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इक्वल टू 0, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। और बच्चों वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और अगर वो चेंज नहीं हो रही है तो वेलोसिटी कैसी हो गई, कांस्टेंट। बिल्कुल। और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। सो हियर आई कैन राइट कि एक्सेलरेशन 100% क्या होगा, 0 होगा। अब सर मान लीजिए कि अगर मैं इसको लिख देता हूँ d mod v/dt, अब ये टर्म इक्वल टू 0 है, देन प्लीज कमेंट फॉर एक्सेलरेशन अगेन। बिल्कुल बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि अगेन सर ने एक और अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा है। बच्चों यहाँ पे कहीं मॉडुलस नहीं था, तो ये हम लोग वेलोसिटी रीड कर रहे थे जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों थी, बट इस बार क्या लिखा है, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, या बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड। तो बच्चों इसको मैं क्या पढ़ूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद टाइम इक्वल टू 0, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही। स्पीड चेंज नहीं हो रही है बच्चों, पर हो सकता है ना डायरेक्शन चेंज हो रही हो, और डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो एक्सेलरेशन तो हो सकता है, जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसमें टाइम के साथ स्पीड चेंज नहीं हो रही, दैट इज चेंज इन स्पीड विद टाइम इक्वल टू 0, बट एक्सेलरेशन प्रेजेंट हो सकता है जो डायरेक्शन को बदल रहा हो। तो सर इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन में बी प्रेजेंट। ओके, हो सकता है।
और हाँ, अगर इसमें मुझे ये भी मतलब कंफर्मेशन मिल जाए कि स्पीड नहीं बदल रही और डायरेक्शन भी नहीं बदल रही, तो मैं बोल दूंगा कि एक्सेलरेशन 0 ही है। पर यहाँ पे मुझे इस बात का कंफर्मेशन नहीं है कि डायरेक्शन बदल रही है या नहीं, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन हो सकता है। बिल्कुल सर, एक मेरे मन में तीसरा डाउट एक और है जो बच्चों में आता है, क्यों ना अपन ने जो वेलोसिटी में डिस्कशन किया था रिगार्डिंग स्लोप एंड एरिया, तो अपन बच्चों को यहाँ से ही समझा दें कि v और x या a v का अपने को ग्राफिकल मीनिंग के अकॉर्डिंग फाइंड आउट हो सकता है। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, डिफरेंशिएशन का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व। बिल्कुल, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व। तो हालांकि बच्चों हम लोग इसको अपने ग्राफिकल सेक्शन में और डिटेल में पढ़ेंगे, पर जैसा कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अगर इस तरह का बनता है तो हम लोग आंसर दे सकते हैं कि अगर बच्चों हमें एक्सटी ग्राफ दिया है, क्या दिया है, एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ कह सकते हैं, तो उस ग्राफ पे खींचे गए टेंजेंट की स्लोप हमें क्या बताएगी, वेलोसिटी। ठीक है। और वीटी ग्राफ बच्चों अगर हमको दिया गया है तो वीटी ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताएगी, एक्सेलरेशन। ठीक है। और जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो भी वहां पर दिया है। तो बच्चों नोटिस कीजिए कि अगर एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ हमको दिया है तो उसका एरिया अंडर द कर्व हमको क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको दिया गया है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व वो हमको क्या कहलाएगा, चेंज इन पोजीशन और कैन से डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू सर। बच्चों अब जो आपने पढ़ा उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय आर वेक्टर इक्वल्स टू 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप प्लस 5k कैप मीटर। फाइंड आउट फर्स्ट वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, स्पीड एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, थर्ड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब बच्चों जैसा सर ने आपको जस्ट वही बताया वेलोसिटी, तो अपन वेलोसिटी के लिए क्या लिख सकते हैं, देखिएगा मैं फर्स्ट पार्ट यहां लिख रहा हूं, v वेक्टर इक्वल्स टू dx बाई dt। अब बच्चों यहां पर x लिखो या r लिखो, अब क्वेश्चन में हमने क्या देखा है r, तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं x की जगह r dr बाई dt। अब बच्चों मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब जब डिफरेंशिएशन करना है तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसको क्या लिख रहा हूं, अगर अपन डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करें तो 2 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं बच्चों, तो 2 इंटू 2t आई कैप प्लस बच्चों 3 वापस कांस्टेंट और t का डिफरेंशिएशन 1, तो 3j कैप प्लस, और बच्चों जो 5 है वो 5 वैसे ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहां पर क्या जाएगा 0k कैप। अब बच्चों ध्यान से समझना, क्या यहां पर ये जो वेलोसिटी आई है ये तो एक जनरल टाइम t के लिए आई है, पर अपने को क्या बोला है, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो व्हाट आई कैन से, t की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो मैं लिख सकता हूं कि जो वेलोसिटी है वो मैं t इक्वल्स टू 1 के लिए पुट कर रहा हूं, विच इज इक्वल्स टू, यहां पर t की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो 2 2 जा 4 i कैप प्लस 3j कैप, बिकॉज यहां पर कोई t है ही नहीं, और 0k कैप लिखो मत लिखो बात बराबर है। अब बच्चों ये तो हो गया वेलोसिटी। बात करें सेकंड स्पीड। व्हाट इज स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और यहां पर वर्ड क्या लिखा है, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। इसका मतलब उस इंस्टेंट की बात करें जिस इंस्टेंट पे आपने वेलोसिटी भी निकाली होनी चाहिए। मान लो यहां पर t बराबर 2 होता तो आप इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते थे, आपको पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ती 2 सेकंड के लिए, फिर आप स्पीड का उसी टाइम पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालते, वही आपकी स्पीड होती। यहां पर टाइम सेम है, इसीलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं स्पीड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेलोसिटी, किस टाइम पर, t इक्वल्स टू 1 पर। अब इक्वेशन क्या थी अपनी, 4i प्लस 3j, तो मैं जानता हूं कि मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और टोटल अंडर रूट, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और टोटल अंडर रूट। 16 प्लस 9 25, उसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों ये वेलोसिटी भी किस में ही है, मीटर पर सेकेंड में। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एक्सेलरेशन। अब बच्चों जस्ट अभी आपने सीखा था एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, क्या कोई इंस्टेंट में बात हो रही है ना, इंस्टेंट बात होती है मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो क्या यहां पर लिख सकता हूं मैं a वेक्टर इक्वल्स टू dv बाय dt। अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये वो इक्वेशन जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने सॉल्व कर चुके हो। यहां पर तो वेलोसिटी की टाइम डिपेंडेंट वाली इक्वेशन आएगी जिसको आप डिफरेंशिएट करोगे, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन। तो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां पर क्या बन गया 40 आई कैप। अगर 40 आई कैप को मैं यहां पर लिख देता हूं d बाई डी टी ऑफ 40 आई कैप प्लस 3j कैप, और 0k कैप को नहीं लिखें तब भी चलेगा।
अब बच्चों यहाँ पर जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बचेगा 4i कैप प्लस 3j कैप, 3 एक कांस्टेंट है जिसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो आंसर सिर्फ क्या आएगा बच्चों 4i कैप। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द क्वेश्चन इज distance traveled by the particle in time t given as s is equal to 4t square, then find out initial speed, acceleration, speed at t equal to 10 and average speed in time interval t equal to 0 to 10 second। तो बच्चों सबसे पहले इनिशियल स्पीड पता करते हैं। तो बच्चों इनिशियल स्पीड पता करने के लिए हमें वहां पर s को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना चाहिए सो दैट बच्चों मैं यहीं पर इसको लिख रहा हूं तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ds बाय dt अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन। बच्चों अगर हम लोग s की वैल्यू देखें तो कितनी है 4t स्क्वायर, तो 4 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दें और t स्क्वायर को हम लोगों ने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो बच्चों t स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा 2t। सो हियर आई कैन राइट 4 into 2t which is equal to 8t, that is the expression of speed depends on time। बिल्कुल। अब बच्चों हमसे बात की जा रही है इनिशियल स्पीड की एंड ऑलवेज रिमेंबर जब भी हमको प्रैक्टिस में इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल पोजीशन इस तरह की टर्म्स दी जाएंगी, इसका मतलब हमसे बात की जा रही है एट t इक्वल टू 0। तो बच्चों हमें क्या करना चाहिए कि अगर इनिशियल स्पीड निकालनी है देन पुट t इक्वल टू 0। सो फॉर इनिशियल स्पीड पुट t इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर मैं t की वैल्यू 0 रख दूंगा तो स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब पार्टिकल वाज एट रेस्ट। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि पार्टिकल वहां पर मोशन में नहीं था, रेस्ट पे था। बिल्कुल। तो ये हम लोगों ने नोटिस किया कि ए पार्ट था इनिशियल स्पीड जिसमें वैल्यू आई 0। बिल्कुल। अब बात चल रही है एक्सेलरेशन की। तो बच्चों देखिए v का एक्सप्रेशन जो टाइम डिपेंडेंट हमने निकाला वो कितना निकाला था 80। तो अगर हम लोग इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दें विद टाइम तो हमें क्या मिल जाएगा वहां पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों बी सेक्शन हम लोग यहां पर लिख रहे हैं दैट इज a इज इक्वल टू dv बाय dt। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए v की वैल्यू हमको कितनी निकाली है हमने टाइम को प्लेस करने के पहले, वो कितनी थी 8t, जो वेलोसिटी का या कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का टाइम डिपेंडेंट रिलेशन था। सो ऑब्जर्व कीजिए ये हो गया हमारे पास कितना 8t। बच्चों 8 एक कांस्टेंट है, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। सो हियर आई कैन राइट एक्सेलरेशन इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों गौर कीजिए अभी सर ने आपको प्रीवियस केस बताया था बिल्कुल वैसे ही यहां पर एक्सेलरेशन कहीं भी टाइम डिपेंडेंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसा है कांस्टेंट। तो व्हाटएवर इज द टाइम इंस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा इस केस में फिक्स है। आगे बात करते हैं बच्चों अपने सी सेक्शन पे लिखा हुआ है स्पीड एट t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो बच्चों स्पीड का एक्सप्रेशन हमको यहां पर दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग सी सेक्शन की बात करें तो v की वैल्यू हमको कितनी दी गई है 8t। बच्चों अगर हमें t की वैल्यू 10 सेकंड पे निकालनी है तो हम क्या करें पुट t इक्वल टू 10। तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी यहां पर 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकंड। ये आ गया अपने पास स्पीड एट t इक्वल टू 10 सेकंड। बिल्कुल। बट बच्चों अब लास्ट केस की बात करें, यहां पर जो टर्म लिखी है वो क्या लिखी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इन टाइम इंटरवल 0 से 10 सेकंड। तो अपने को वैसे ही समझ में आ गया 0 से 10 सेकंड एक बड़ा इंटरवल है और बड़ा इंटरवल है तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में हमें डिफाइन करनी होगी एवरेज स्पीड। बट रुकिए, इसको सॉल्व करने के पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के पहले पता कर लेते हैं कि पार्टिकल का पाथ कैसा है। बच्चों नोटिस कीजिए इनिशियल स्पीड 0, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो याद कीजिए अभी सर ने आपको एक्सेलरेशन में सिखाया हुआ है कि व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन पाथ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। When particle starts from rest and moves with constant acceleration, then path must be a straight line. तो बच्चों नोटिस कीजिए पार्टिकल का पाथ हमें समझ में आ गया कि पार्टिकल का पाथ कैसा है स्ट्रेट लाइन। और आपको पता है कि अगर वो स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में चला जा रहा है, तो ये अगर उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये उसकी फाइनल पोजीशन है तो यहां से यहां तक की जो भी लेंथ होगी वो क्या बन जाएगी उसकी डिस्टेंस कवर। तो बच्चों अगर मैं डिस्टेंस कवर निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले क्या करूं इनिशियल पोजीशन निकालूं t बराबर 0 पे, क्योंकि मुझे 0 से 10 सेकंड तक की डिस्टेंस चाहिए और t बराबर 10 सेकंड पर उसकी फाइनल पोजीशन निकालूं। तो इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो हम लोग इन फॉर्म ऑफ डिस्टेंस वहां पर प्लेस कर सकते हैं। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों हम लोग अब डी सेक्शन पर डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या करूं यहां पर
एस की इक्वेशन में t बराबर 0 रख दूं तो इनिशियल पोजीशन मिल जाएगी। तो ऑब्जर्व कीजिए एट t इक्वल टू 0, तो s एट t इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 मीटर। और उसके बाद t बराबर 10 सेकेंड पर अगर मैं प्लेस करूं तो 4 इंटू 10 स्क्वायर, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 400 मीटर। आपने नोटिस किया बच्चों स्टार्ट कहां से हुआ, वो 0 से, और उसने 10 सेकंड बाद खत्म कहां किया 400 मीटर पे। तो स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये जो लेंथ है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की, वो क्या बन जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड। तो अब हमें कैलकुलेट करना है बच्चों एवरेज स्पीड विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। बच्चों में डायरेक्टली लिख दो, 0 से 400 आया तो टोटल डिस्टेंस कितना आया 400, और टाइम टेकन कितना है 0 से 10 सेकंड का 10। तो एवरेज स्पीड आ गई उसकी 40 मीटर पर सेकंड फॉर दिस इंटरवल। तो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन में वो कांसेप्ट को अप्लाई भी किया। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पाथ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। x and y coordinate of a particle varies with time as x equals to 2t square and y equals to 3t. Find out magnitude of acceleration at t equals to 1 second. अब बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। या तो आप इन दोनों को ही आई कैप और जे कैप के फॉर्म में लिखकर एक कंबाइन एक नया वेक्टर बना दो, उसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन, और वहां पर टाइम की वैल्यू पुट कर दो। या फिर आप इंडिविजुअली इनको डिफरेंशिएट करो, डबल डिफरेंशिएट करो, इससे आपको x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन मिलेगा, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन मिलेगा, और फिर आप उसको कंबाइन करके जैसे आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं आप उस अकॉर्डिंग आप नेट मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। अब बच्चों अपन कोई भी एक तरीका यूज कर लेते हैं। सपोज मैं इंडिविजुअल वाला तरीका देखता हूं, तो x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर है, तो मुझे मालूम है कि यहां पर x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर है, तो मैं v निकाल सकता हूं v इक्वल्स टू dx बाई dt। दैट इज इक्वल्स टू, बच्चों 2 तो कांस्टेंट है और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, दैट इज इक्वल्स टू 40 जो सर ने बोला था। अगर मैं इसका एक और डिफरेंशिएशन करता हूं, एक्सप्रेशन निकालता हूं, दैट इज इक्वल्स टू dv बाई dt। अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब ध्यान दीजिएगा वेलोसिटी वेक्टर थी, एक्सलेशन भी वेक्टर है, क्या यहां पर ये सब कुछ x डायरेक्शन के लिए हो रहा है? तो इसका ये मतलब हो गया कि ये तो किसके लिए होगा, आई कैप के लिए। आई कैन से आई कैप, एंड दिस इज आल्सो फॉर द आई कैप। अब बच्चों सिमिलरली फॉर y डायरेक्शन, अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं तो y इज इक्वल्स टू 3t, तो मैं यहां लिखता हूं v वेक्टर फॉर y डायरेक्शन, और ये किसके लिए था बच्चों, x डायरेक्शन। तो यहां लिख सकता हूं इसको dy बाई dt। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास आएगा 3 और j कैप, क्योंकि t dt बाई dt क्या हो जाएगा 1 और 3 कांस्टेंट था, इसलिए क्या बन गया 3j कैप। अब मैं इसका एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं y डायरेक्शन वापस, तो इसको मैं वापस लिख देते हैं ax। तो ध्यान दीजिएगा इस बार वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रही। तो सर ने बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। या फिर आप मैथमेटिकल सोचो तो 3 का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा 0, तो आंसर क्या आ गया 0 वेक्टर आ गया। अब बच्चों ये जो 0 वेक्टर आया है ये ay और ax आ गया। मान लेते यहां पर कोई वैल्यू आती किसी क्वेश्चन के थ्रू, तो अपन उसको लिख देते ay इक्वल्स टू, मान लेते अज्यूम कर लेते 5j कैप आ गया, अज्यूम कर लेते। तो अपन a वेक्टर क्या लिख देते, यहां पर a वेक्टर होता ax i कैप प्लस ay j कैप, और क्योंकि यहां पर मैंने ax के अंदर ही सब कुछ लिख दिया तो मैं यहां पर लिख देता हूं ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर, और ax की वैल्यू कितनी हो गई 4i कैप प्लस 0j कैप, इसके अकॉर्डिंग या 0 वेक्टर। तो क्या यहां पर जो ये 0 वेक्टर आया, ये 0 तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अपने पास सिर्फ क्या बचेगा 4 बचेगा, पर अगर यहां पर 5 होता तो मैं क्या लिखता 4i कैप प्लस 5j कैप। अब बच्चों ये जो एक्सेलरेशन का वेक्टर आया है ये अपने से नहीं पूछा है, अपने से क्या पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1। सोचो क्या ये एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट है या कांस्टेंट आया, कांस्टेंट आया। इसका ना यहाँ पर टाइम कुछ भी हो हर बार वैल्यू सेम आएगी, पर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड इसका कैसे निकालते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और यहां पर इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4, बिकॉज यहां पर सिर्फ और सिर्फ 4i कैप था जिसका कोफिशिएंट ही मैग्नीट्यूड है उसका। स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि हम लोगों ने 3 केसेस कंसीडर किए हुए हैं, पर इस क्वेश्चन के थ्रू डेफिनेटली आपको कई बार जो क्वेश्चंस अपने को एग्जाम में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसी पर बेसिक क्वेश्चन हमने लिया है। At t equal to 0 particle starts from origin from rest। बच्चों लिमिट्स पता चल रही है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन की यहाँ जरूरत है। Starts from origin, बच्चों x इनिशियल कितना है 0, फ्रॉम रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों 0, और ये कब की बात की जा रही है t बराबर 0।
along x एक्सिस, मतलब पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन है क्योंकि उन्होंने x एक्सिस फिक्स कर दिया है. Its velocity is given by v equal to alpha root x, where alpha is equal to constant. Then find xt relation. तो बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट सेक्शन की बात करें तो फर्स्ट सेक्शन हमको दिया गया है, ऑब्जर्व कीजिए, जिसमें लिखा हुआ है xt रिलेशन और वेलोसिटी हमको दी गई है अल्फा रूट x. बच्चों हम लोग अच्छे से अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ मैथमेटिकल कैलकुलस वाली टर्म्स कि अगर हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया है और वेलोसिटी से हमें x की तरफ आना है, तो x से v की तरफ गए थे तो डिफरेंशिएशन हमको करना था और v से x की तरफ आएंगे तो हमें क्या फॉलो करना होगा, इंटीग्रेशन. तो डेफिनेटली हम लोगों ने जो टर्म हमें यहां पर अप्लाई करनी है इंटीग्रेशन, वो डिसाइड हो गई है. तो बच्चों इंटीग्रेट करने के लिए क्या हम लोग इस v को dx by dt ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल. और ऐसा मैंने बच्चों ऐसा इसलिए लिखा बिकॉज हमें xt रिलेशन निकालना है तो t को भी इंट्रोड्यूस करना जरूरी है. और बच्चों अब हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए क्यों ना सिमिलर वेरिएबल्स को हम लोग एक साथ ले. तो बच्चों सिमिलर वेरिएबल्स अगर एक साथ ले आए तो dx अपॉन रूट x और यहां पर हो गया कांस्टेंट अल्फा और dt. बच्चों क्या डिसाइड किया, हमें इसको इंटीग्रेट करना चाहिए और लिमिट्स अगर देखें तो बच्चों 0 सेकंड पर स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन और मान लेते हैं कि t सेकंड बाद पार्टिकल किसी x पोजीशन पर पहुंच गया है तो लिमिट हो गई 0 टू x एंड 0 टू t. बिल्कुल. बच्चों 1 अपॉन रूट x अगर हम लोग देखें तो रूट x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 और ये ऊपर चला जाएगा तो x की पावर क्या बन जाएगा, -1/2. तो बच्चों x की पावर -1/2 को इंटीग्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला x की पावर n का इंटीग्रेशन, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1. तो बच्चों आफ्टर इंटीग्रेशन ये आ जाएगा 2 रूट x एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू x और ये अगर 1 मान लिया जाए तो 1 का t के रिस्पेक्ट में कितना होगा, t और लिमिट होगी 0 से t. बच्चों सबसे पहले x की जगह अपर लिमिट प्लेस करें, तो अपर लिमिट जब प्लेस करेंगे तो ये रूट x ही रहेगा और माइनस करके अगर लोअर लिमिट रखें तो क्या आ जाएगा, 0. तो ये हो जाएगा 2 रूट x इज इक्वल टू, सिमिलरली यहां करेंगे तो ये क्या हो गया, अल्फा t. तो बच्चों सबसे पहले xt रिलेशन हमसे पूछा गया है, तो बच्चों 2 और अल्फा को हम लोग कांस्टेंट है इसलिए हटा रहे हैं, या फिर मैं पहला ऐसे लिख दूं बच्चों, रूट x इज इक्वल टू अल्फा बाय 2 इनटू t, ऐसा लिख सकते हैं. बिल्कुल सर. और अगर मैं यहाँ पे अल्फा बाय 2 को एक प्रोपोर्शनलिटी साइन से रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा x प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर. बच्चों ये हो गया हमारे पास x और t का रिलेशन. बिल्कुल सर. अब गौर कीजिए x और t का रिलेशन आ गया तो vt और at बहुत आसानी से निकाला जा सकता है. तो क्यों ना सर vt रिलेशन आपका. बिल्कुल. अब बच्चों जब vt रिलेशन की बात आती है तो अपन चाहे तो बिना डिफरेंशिएशन करे भी कर सकते हैं, बिकॉज अपनी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से ही है. देखिए v इक्वल्स टू अल्फा रूट x, अगर मैं कह रहा हूं v इक्वल्स टू अल्फा रूट x गिवन है तो बस vt रिलेशन निकालना है, तो v तो पहले से ही है, मेरे को t और चाहिए, उस t को लाने के लिए मुझे रूट x हटाने को मिल जाए. सोचो सर का आंसर को यूज कर लेते हैं. क्या सर ने रूट एक्स पहले से निकाल चुके हैं, रूट एक्स इक्वल्स टू अल्फा बाय 2 t है. अब मैं उसको डायरेक्टली पुट कर देता हूं, v इक्वल्स टू अल्फा और रूट एक्स की वैल्यू अल्फा बाय 2t. तो यहां से मुझे क्या मिल गया, v इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाय 2t और अल्फा स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट बता ही रखा है, 2 कांस्टेंट है ही सही. इसका मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू t और यहां से अपना सेकंड रिलेशन आ गया. तो बच्चों बढ़ते हैं अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ जिसमें AT रिलेशन दिया है. बिल्कुल. तो बच्चों AT रिलेशन, तो A को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv by dt. बच्चों याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर v और t का रिलेशन है तो एक्सेलरेशन होता है dv by dt और अगर v और x का रिलेशन है तो एक्सेलरेशन होगा v dv by dx. बच्चों दोनों से आप सॉल्व करके देख सकते हैं. हम किसी एक मेथड से बोर्ड पर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें vt रिलेशन डायरेक्टली गिवन है तो क्यों ना यहीं से हम लोग at रिलेशन निकाल दें. तो बच्चों a इज इक्वल टू d by dt. अब बच्चों v की वैल्यू हम लोग प्लेस करते हैं अल्फा स्क्वायर बाय 2 इनटू t. तो अल्फा स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट है बच्चों, उसको बाहर लिख देते हैं और t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1. तो a आ गया कितना, अल्फा स्क्वायर बाय 2. बच्चों गौर कीजिए कि एक्सेलरेशन जो आया है वो कंप्लीटली कांस्टेंट आया है क्योंकि अल्फा कांस्टेंट गिवन है, 2a कांस्टेंट है. मतलब इन्होंने जब पूछा है AT रिलेशन निकालो तो हम बोल सकते हैं कि हियर एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. और सर कभी कभार हो सकता है कि ऑप्शंस के अंदर इस a को प्रोपोर्शनल टू t की पावर 0 भी लिखा मिल जाए. हाँ बिल्कुल, क्योंकि t की पावर 0 मतलब इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन t. हाँ